जब एक राजमिस्त्री ने दरबार में दावा किया, मैं हवा में महल बनाऊंगा। दरबार का माहौल हमेशा की तरह रौनकदार था। चारों ओर से गुलाब की खुशबू बिखर रही थी और दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर राजा अकबर की ओर उत्सुकता से देख रहे थे। उसी समय एक अजीबोगरीब आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, कपड़ों में थोड़ा सा धूल मिट्टी का रंग और सिर पर राजमिस्त्री की टोपी। वो झुककर बोला, जहां अपना सलाम। मैं हूं गुलाम नथु मिस्त्री, लेकिन आज मैं सिर्फ राजमिस्त्री नहीं बल्कि चमत्कारी वास्तुकार हूं। मैं हवा में महल बना सकता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने एक दूसरे की ओर देखा, फिर ठहाका लगा दिया। एक दरबारी बोला, हवा में महल, वाह रे मिस्त्री, अब शायद बादलों पर भी ईंटें जमाने का इरादा है। दूसरा बोला, पहले जमीन पर नींव डालना सीख ले। पर वो मिस्त्री हंसा नहीं। उसने अकबर की आंखों में सीधे देखकर कहा, जहांपना, मुझे एक मौका दीजिए। मैं 7 दिन में हवा में महल बनाकर दिखाऊंगा। ऐसा महल जो पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बन जाएगा। अकबर को बात मजेदार लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या कहते हो? ये आदमी सच बोल रहा है या मजाक? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपना, बात सुनने में झूठ लगती है, पर झूठ में भी कभी कभी सच्चाई छिपी होती है। इसे मौका दीजिए। अकबर बोले, ठीक है मिस्त्री, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। अगर तू हवा में महल बना दे तो तुझे सोने की थाल में इनाम मिलेगा, और अगर न बना सका तो फांसी मिलेगी। मिस्त्री बिना डरे बोला, जहांपना, मुझे मंजूर है, पर शर्त यह है कि मुझे 5,000 स्वर्ण मुद्राएं पहले चाहिए, ताकि मैं सामग्री और मजदूरों की व्यवस्था कर सकूं। अकबर ने इशारा किया और खजांची ने तुरंत सोने की थैली उसके हवाले कर दी। मिस्त्री झुककर सलाम करता हुआ बोला, 7वें दिन आपका महल हाजिर होगा, जहांपना। और फिर वो दरबार से चला गया। अगले दिन पूरा दरबार उसी विषय पर गूंज रहा था। कोई कह रहा था, वो भाग गया होगा। कोई कह रहा था, शायद सच में कोई जादू जानता हो। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है वो हमें मूर्ख बनाकर भाग गया। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपना, कभी कभी सच्चाई को देखने के लिए धैर्य चाहिए। 7 दिन पूरे होने दीजिए। 7वां दिन आया। सब दरबारी बेचैन थे। अब तो वो नहीं आएगा। राजा उसे फांसी देंगे। हवा में महल बनाना तो बस बातों का खेल था। अकबर गुस्से से बोले, आज अगर वो नहीं आया तो उसका पता लगाकर दरबार में लटकाया जाएगा। तभी दरबार के द्वार खुले और वही मिस्त्री अंदर आया। उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास था। वो बोला, जहांपना, हवा में महल तैयार है, बस आपको आकर देखना होगा। पूरा दरबार अवाक रह गया। अकबर बोले, कहाँ है वो महल? मिस्त्री बोला, जहांपना, वो इतना ऊंचा और विशाल है कि वहां पहुंचने के लिए कल्पना की सीढ़ी चाहिए। दरबारी ठहाका लगाने लगे, पर मिस्त्री गंभीर था। मगर उससे पहले मुझे दरबार के 2 सबसे बुद्धिमान लोग चाहिए, एक जो राजा की तरह सोचे और दूसरा जो समझदारी की मिसाल हो। अकबर मुस्कुराए, मतलब मुझे और बीरबल को? मिस्त्री बोला, जी जहांपनाह, बिल्कुल। मिस्त्री ने एक चांदी की थाली मंगवाई और बोला, इसमें पानी डालिए और कल्पना कीजिए कि यही आपका झील है। अब मैं कहता हूं, इस झील के पार हवा में आपका महल चमक रहा है। अकबर ने मुस्कुराते हुए साथ दिया, ठीक है, दिखाओ। मिस्त्री ने कहा, अब आप अपनी आंखें बंद करें और सोचें। महल के गेट पर अकबरिया महल लिखा है। पूरा दरबार ठहाका मारकर हंस पड़ा। अकबर बोले, और आगे? मिस्त्री बोला, अब कल्पना कीजिए कि उस महल में 1000 दिए जल रहे हैं। रानियां मोतियों की झूमर के नीचे नाच रही हैं और दरबार में आप स्वयं बैठे हैं। हवा का महल तैयार है। दरबार की हंसी से दीवारें गूंज उठीं। अकबर ने भौहें तान ली। तो यही है तेरा हवा का महल? तू हमें धोखा दे रहा है।
मिस्त्री बोला, जहांपनाह, आपने ही तो कहा था कि हवा में महल बनाओ। मैंने बना दिया, और आपने देखा भी। बस वो आपकी आंखों में था, जमीन पर नहीं। अकबर क्रोधित हुए। इसका मजाक उड़ा रहे हो? तभी बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, जहांपनाह, ठहरिए, इस आदमी ने कोई झूठ नहीं बोला। बीरबल बोले, जहांपनाह, इसने दावा किया था कि हवा में महल बनाएगा। इसने सच में ऐसा ही किया। इसने आपकी कल्पना में महल खड़ा किया, ईंटों से नहीं, शब्दों से। जैसे कोई कवि कविता में महल खड़ा करता है, वैसे इसने दिमाग में खड़ा किया। इसने कोई झूठा वादा नहीं किया, बस हम सबने गलत मतलब निकाल लिया। दरबार चुप हो गया। अकबर की भौहें ढीली पड़ी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, तेरी बात में दम है। ये मिस्त्री झूठा नहीं, चतुर है। फिर उन्होंने मिस्त्री की ओर देखा। तेरी बातों ने तो पूरा दरबार हिला दिया। ये रहा तेरा इनाम। और अकबर ने उसी थैली के बराबर फिर सोने की मुद्राएं उसे दी। मिस्त्री मुस्कुराकर बोला, जहांपनाह, असली महल इंसान के दिमाग में बनता है। अगर सोच ऊंची हो तो हवा भी नींव बन जाती है। मिस्त्री के जाने के बाद बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल, तू फिर कुछ सोच रहा है क्या? बीरबल बोला, जहांपनाह, मुझे लगता है ये मिस्त्री उतना भोला नहीं जितना दिखता है। उसने 5,000 स्वर्ण मुद्राएं ली और अब 10,000 लेकर गया। हवा में महल बनाया जरूर, लेकिन असली महल तो उसने अपनी जेब में बना लिया। अकबर हंस पड़े। सच कहा बीरबल, लेकिन इसमें दोष भी नहीं। उसने अपनी अक्ल से महल नहीं, बल्कि किस्मत बनाई। 3 दिन बाद बीरबल ने उसी मिस्त्री को बुलवाया। बीरबल ने कहा, मिस्त्री जी, अब आपको एक और काम देना है। हमारे राजा का नाम हवा में लिखो। मिस्त्री बोला, हवा में नाम? ये तो बहुत आसान है। बीरबल बोले, ठीक है, पहले 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लो। मिस्त्री खुश हो गया और बोला, अब नाम कहाँ लिखूं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही दरबार में, सबके सामने। मिस्त्री ने हाथ घुमाया, हवा में कुछ घुमाव बनाए और बोला, देखिए, अकबर महान हवा में लिख दिया। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा। अब जब हवा में नाम लिखा है तो हवा में ही इनाम भी लो। और उन्होंने खाली थैली हवा में लहराई। मिस्त्री भौचक्का रह गया, पर इसमें तो कुछ नहीं। बीरबल बोले, तुम्हारा काम भी तो कुछ नहीं। जो हवा में बना, उसका इनाम भी हवा में मिलेगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, तू तो कमाल है। अब ये मिस्त्री समझ गया होगा कि चालाकी से अक्ल को नहीं हराया जा सकता। मिस्त्री झुककर बोला, जहांपनाह, मैं मान गया। असली महल तो बीरबल की बुद्धि में है। कहानी की सीख, मोरल, जो हवा में सपने बुनता है, उसे जमीन की हकीकत याद रखनी चाहिए। बातों से कोई महल नहीं बनता, पर सोच से किस्मत जरूर बनती है। और जो दूसरों को मूर्ख बनाने निकलता है, कभी न कभी खुद हंसी का पात्र बन जाता है। जब एक भूतिया पंडित ने बीरबल को चुनौती दी। एक सुबह अकबर का दरबार सजा हुआ था। सूरज की किरणें संगमरमर के फर्श पर सोने सी चमक रही थी। महरूमी पर्दों से हवा की हल्की ठंडक आ रही थी। पर उस दिन दरबार में एक अजीब सी बेचैनी थी। अकबर ने देखा, उनके मंत्री, सिपाही और दरबारी सब किसी डर में डूबे थे। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या बात है, आज सबके चेहरे पर डर क्यों है? एक बुजुर्ग दरबारी बोला, जहांपनाह, कल रात पूरे शहर में अफवाह फैल गई कि एक भूतिया पंडित आया है। वो लोगों की आत्माएं बुला लेता है, और जिसने उसे चुनौती दी वो अगले दिन गायब हो गया। अकबर मुस्कुराए, भूतिया पंडित, अब ये कौन सी नई परेशानी है? तभी बाहर से शोर उठा, भूतिया पंडित आ गया। भूतिया पंडित दरबार के बाहर है। दरबार के दरवाजे खुले और अंदर आया एक लंबा, पतला आदमी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, माथे पर राख लगी थी और गले में नीम की माला झूल रही थी। वो बोला, जय हो बादशाह अकबर की। मैं पंडित त्रिकालभूत हूं।
जो मरे हुओं से भी बातें करता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। वो आगे बोला, मैं आपके दरबार में अपनी विद्या की परीक्षा लेने आया हूं। सुना है यह बीरबल नाम का एक बड़ा बुद्धिमान मंत्री है। मैं उसे चुनौती देता हूं। अगर उसमें सचमुच अक्ल है तो वो मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे। अगर नहीं दे पाया तो मैं उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाऊंगा। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये तो हमारी एस्त की बात हो गई। बीरबल कहाँ है? पीछे से बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। जहां अपना, मैं हाजिर हूं। और ये पंडित जो डर दिखा रहा है, इसका इलाज भी यही मिलेगा। भूतिया पंडित ने कहा, बीरबल, मेरा पहला सवाल यह है, अगर इंसान की आत्मा अमर है तो फिर लोग मरने से क्यों डरते हैं? पूरा दरबार चुप। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अमर आत्मा तो डरती नहीं, पर शरीर को दर्द महसूस होता है। लोग आत्मा से नहीं, शरीर से मोह रखते हैं। पंडित हंसा, हूं, ठीक है, पहला जवाब सही। अब दूसरा सवाल, क्या तू बता सकता है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है? बिना मुड़े हुए बीरबल ने हंसते हुए कहा, जो हर इंसान के पीछे होता है, उसका साया और उसकी करनी। दरबारियों ने वाह वाह कर दी। अकबर मुस्कुराए, लेकिन पंडित के चेहरे पर अब गुस्से की लकीरें उभर आई। पंडित ने तीसरा और आखिरी सवाल किया, अगर मैं सच में भूत हूं तो तू मुझे कैसे रोक लेगा? बीरबल ने शांत होकर कहा, भूत हो या मनुष्य, दोनों को बुद्धि से हराया जा सकता है। अगर तू सच में भूत है तो तेरी परछाई नहीं होगी। बीरबल ने इशारा किया और सूरज की किरणें पंडित पर पड़ी। सबने देखा, उसकी परछाई थी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल बोले, जहां पनाह, भूत की परछाई नहीं होती, इसलिए ये पंडित भूत नहीं, धोखेबाज है। अकबर ने सैनिकों को इशारा किया, इसका चेहरा ढीला करो। जैसे ही सैनिकों ने पंडित की राख साफ की, सबकी आंखें फटी रह गई। वो कोई पंडित नहीं, बल्कि एक भेष बदलकर आया ठग था, जो गांव गांव घूमकर लोगों को डराकर पैसे वसूलता था। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये वही ठग है जिसने पिछले महीने राजधानी के मंदिरों में दान के नाम पर सोना लूटा था। अब डर दिखाकर अमीरों को मूर्ख बना रहा था। अकबर बोले, तो अब इसका क्या किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, जो दूसरों को भूत बनकर डराता है, उसे कुछ दिन किला कोठरी में बंद कर दीजिए, जहां वो खुद अपने भूतों से बातें कर सके। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, बीरबल, तूने एक बार फिर साबित कर दिया कि डर बुद्धि से छोटा होता है। कहानी यही खत्म नहीं हुई। रात को जब अकबर अपने कमरे में आराम कर रहे थे, तो अचानक एक हल्की आवाज आई, जहां पनाह, मैं सचमुच का भूत हूं। अकबर डर गए। उन्होंने तलवार उठा ली और बोले, कौन है? तभी बीरबल हंसते हुए भीतर आए। जहां पनाह, डरिए मत, मैं हूं बीरबल। बस ये देखने आया था कि भूतिया पंडित की विद्या कहीं असर तो नहीं कर गई। अकबर ने राहत की सांस ली। तेरी शरारतें कभी खत्म नहीं होंगी बीरबल। बीरबल बोले, जहां पनाह, असली भूत इंसान का डर ही होता है। जो डर गया वही भूत का शिकार बन गया। अगले दिन दरबार में अकबर ने कहा, आज बीरबल ने ना सिर्फ एक धोखेबाज पकड़ा, बल्कि डर का भेद भी खोल दिया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, डर कभी बाहर से नहीं आता, वो भीतर से पैदा होता है। जिसने अपने मन को जीता, उसने हर भूत को हरा दिया। अकबर ने आदेश दिया, उस ठग को सजा दी जाए, लेकिन बीरबल के नाम से एक संदेश जारी हो, जो डर फैलाए उसे शिक्षा मिले, जो डर मिटाए उसे इज्जत। कुछ दिन बाद वही ठग जेल में बैठा था। वो बार बार सोच रहा था, मैंने लोगों को मूर्ख बनाया, लेकिन असली मूर्ख तो मैं निकला, क्योंकि मैंने उस बीरबल को चुनौती दी जो झूठ में भी सच्चाई ढूंढ लेता है। उसने जेलर से कहा, मुझे बीरबल से मिलना है, मैं माफी मांगना चाहता हूं। बीरबल मिलने गए। ठग ने सिर झुका दिया।
मुझे माफ कर दो महामंत्री, मैं अब भूत नहीं बनूंगा, बल्कि पुजारी बनकर सच्ची सेवा करूंगा। बीरबल बोले, जिस दिन इंसान का मन साफ हो जाए उस दिन भूत भी साधु बन जाता है। अकबर ने पूरे दरबार में ऐलान किया, आज से बीरबल को भूत विजेता की उपाधि दी जाती है। दरबारियों ने ताली बजाई, नक्कारे बजे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, असली जीत भूत पर नहीं, अपने डर पर होती है। कहानी की सीख, मोरल, डर कभी बाहर से नहीं आता, वो भीतर से उठता है। जो अपने मन के डर को हरा दे उसे कोई भूत नहीं डरा सकता। धोखेबाज चाहे कितना भी चालाक क्यों न बने, सच्चाई और समझदारी के आगे उसकी चालें धूल हो जाती है। वन, बीरबल और चोरी हुए मोतियों की माला का रहस्य। सूरज की किरणें लाल किले की दीवारों पर चमक रही थी। महल के अंदर रोज की तरह रानियां और दासियां सज-धज कर घूम रही थी। पर उस दिन अचानक शोर मच गया। चोरी हो गई, चोरी हो गई। अकबर अपने कक्ष से बाहर आए। क्या हुआ? मुख्य रानी जोधा ने कांपते स्वर में कहा, जहांपनाह, मेरी सबसे कीमती मोतियों की माला गायब हो गई है, वो जो आपने खुद मुझे शादी की सालगिरह पर दी थी। पूरा महल गूंज उठा। अकबर के चेहरे का रंग बदल गया। मोतियों की माला गायब? इतने पहरे के बावजूद? मुख्य सिपह सालार अब्दुल ने कहा, जहांपनाह, हमने पूरे महल की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। शायद किसी ने जादू से गायब कर दी। अकबर गरजे, बीरबल को बुलाओ, सिर्फ वही इस रहस्य को सुलझा सकता है। थोड़ी देर बाद दरबार सजा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, चेहरा गुस्से से तना हुआ। बीरबल ने प्रवेश किया, झुककर सलाम किया। जहांपनाह, सुना है कोई बड़ा रहस्य दरबार में आया है। अकबर बोले, रानी की मोतियों की माला चोरी हो गई है और हमें चोर का नाम चाहिए। अगर तू 7 दिन में पता नहीं लगा सका तो तेरी अक्ल की माला मैं खुद खोल दूंगा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, माला चाहे गायब हो गई हो, पर सच्चाई कभी गायब नहीं होती। मैं 7 दिन में ये रहस्य खोल दूंगा। बीरबल ने तुरंत रानी की सभी नौकरानियों और दासियों को बुलाया। कुल 5 दासियां थी, रूपा, गोपी, चंपा, कल्याणी और सुल्ताना। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी थी। बीरबल बोला, जिसने माला ली है वो आज अपने चेहरे से झूठ नहीं छिपा सकेगी। वो एक एक को ध्यान से देखने लगा। रूपा की आंखों में डर था, गोपी की नजरें झुकी थी, चंपा मुस्कुरा रही थी, कल्याणी शांत थी और सुल्ताना लगातार रानी की तरफ देख रही थी। बीरबल ने पूछा, माला कहाँ रखी थी? रानी बोली, मेरे कमरे के शीशे वाले बक्से में, जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास थी। बीरबल मुस्कुराए, तो मतलब चोर ने चाबी भी चुरा ली या उसकी नकल बनाई? अकबर बोले, कौन कर सकता है ऐसा? बीरबल बोले, जहांपनाह, चोर कोई बाहर का नहीं, भीतर का है। बीरबल ने सबको महल के बगीचे में बुलाया। फिर उसने कहा, तुम सब अपने अपने झूठ छिपाओ, पर आज रात को माला बोल उठेगी। सब एक दूसरे को देखने लगी। बीरबल ने हर दासी को एक एक छोटी सी लकड़ी की डंडी दी। बोला, इन डंडियों को रात भर अपने सिरहाने रखो। जो चोरी नहीं करेगा उसकी डंडी सुबह वैसी ही रहेगी, लेकिन जिसने माला चुराई है उसकी डंडी रात में आधा अंग बढ़ जाएगी। सब हैरान थी, पर मान गई। अगली सुबह बीरबल ने सबको फिर बुलाया। सबके हाथों में डंडियां थी। बीरबल ने ध्यान से देखा, चारों की डंडी बराबर लंबाई की थी, लेकिन सुल्ताना की डंडी थोड़ी छोटी थी। अकबर ने चौंक कर पूछा, ये कैसे? बीरबल हंसे, जहांपनाह, मैंने कहा था कि चोर की डंडी बढ़ जाएगी। डर के मारे सुल्ताना ने अपनी डंडी काट दी ताकि वो बढ़ी हुई लगे। सुल्ताना कांपते हुए बोली, नन्ही, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल ने सख्ती से कहा, झूठ मत बोलो, सच बोलो, माला कहाँ है? सुल्ताना रो पड़ी, मुझे बस मोतियों का शौक था, मैंने एक मोती निकाल लिया था।
बाकी माला कमरे के पीछे के झरने के पास रख दी थी। बीरबल और सिपाही वहां गए। झरने के पास पत्थरों के नीचे माला सचमुच रखी थी। अकबर बोले, वाह बीरबल, तूने तो 7 घंटे में कर दिखाया। 7 दिन की मोहलत की जरूरत ही नहीं पड़ी। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, झूठ का डर सबसे बड़ा सबूत होता है। सुल्ताना को डर था कि डंडी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने खुद अपनी सच्चाई काट दी। दरबारियों ने जोरदार तालियां बजाई। अकबर बोले, पर बीरबल, एक बात बताओ, तूने कहा था कि डंडी बढ़ेगी, जबकि तूने कोई जादू नहीं किया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, असली जादू डर में होता है। जब कोई अपराधी अपने झूठ में जीता है तो उसके दिमाग में डर डंडी से भी लंबा हो जाता है। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, तूने सच में मोतियों जैसी बुद्धि दिखाई। बाद में रानी जोधा ने बीरबल को कहा, बीरबल, तुमने माला लौटा दी, पर मेरे दिल में अब एक डर बैठ गया है। कैसे भरोसा करें कि आगे चोरी नहीं होगी। बीरबल बोले, जहां पनाह की महफिल में जब सच्चाई पहरेदार बन जाए तो चोर खुद डरकर भाग जाते हैं। आप माला संभालिए, बाकी मोती दरबार में है। वो मोती हैं सच्चाई, ईमानदारी और समझ। अकबर बोले, और चौथा मोती है बीरबल। पूरा दरबार हंसी और ताली से गूंज उठा। सुल्ताना को जेल में डाल दिया गया था, पर कुछ दिनों बाद वो बीरबल से मिलने की गुजारिश करती है। वो रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए बीरबल साहब, मैंने माला लालच में नहीं, अपने गरीब भाई की शादी के लिए ली थी। बीरबल की आंखें नरम पड़ गई। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, जिसने गलती मान ली वो आधी सजा खुद काट लेता है। अकबर बोले, तेरे कहने पर इसे माफ किया जाता है, पर इसे दरबार के बाहर गरीबों की सेवा करनी होगी। सुल्ताना ने सिर झुका लिया, धन्यवाद जहां पनाह, और बीरबल जी, आप सच्चे मोती हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, इस पूरे मामले से तूने क्या सीखा। बीरबल बोले, जहां पनाह, हर इंसान के भीतर 2 माला होती है, एक मोतियों की और एक कर्मों की। जो पहली खो जाए वो वापस मिल सकती है, पर दूसरी अगर टूट जाए तो विश्वास के मोती बिखर जाते हैं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तू सिर्फ रहस्य सुलझाने वाला नहीं, जीवन सिखाने वाला है। अगले दिन अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, अब तेरे ऊपर भी एक पहरा लगाना पड़ेगा, कहीं तू ही माला न चुरा ले अपनी बुद्धि की। बीरबल हंसे, जहां पनाह, अगर मैं चोरी करूंगा तो सिर्फ आपकी नींद की, क्योंकि मेरी बातें सुनकर आप सोच में पड़ जाते हैं। दरबार में हंसी का फव्वारा फूट पड़ा। कहानी की सीख, मोरल, झूठ हमेशा डर के साथ आता है और सच्चाई हमेशा शांति के साथ। बुद्धि वो रोशनी है जो झूठ के अंधेरे में भी सच्चाई को चमका देती है। लालच चाहे मोती जितना छोटा हो, पर वो इंसान के विश्वास जितना बड़ा नुकसान कर जाता है। 2 बीरबल और चोरी हुए मोतियों की माला का रहस्य। महल की सबसे कीमती मोती की माला चोरी हो गई थी। अकबर का दरबार हिल गया। बीरबल ने सभी नौकरों और रानियों से सवाल किए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा। फिर उसने एक रहस्यमयी योजना बनाई और कहा, कल रात हर संदिग्ध व्यक्ति को मैं एक जादुई धागा दूंगा। जो चोर होगा उसका धागा सुबह 1 अंगुल बढ़ जाएगा। अकबर और पूरा दरबार हैरान था। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही लाल किले का दरबार सज चुका था। चारों तरफ मोती जैसी रोशनी बिखरी थी। सभी नौकर चाकर, रखवाले, यहां तक कि रानियों की दासियां भी लाइन में खड़ी थी। हर किसी के हाथ में वही छोटा सा जादुई धागा था जो बीरबल ने रात को दिया था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, देखते हैं बीरबल, तुम्हारा ये जादू काम करता है या नहीं। बीरबल मुस्कराया, जहां सच्चाई है वहां जादू की जरूरत नहीं होती, जहां झूठ है वहां डर ही सब कुछ उगलवा देता है। बीरबल एक एक करके सबके पास गया। उसने हर व्यक्ति का धागा देखा। सभी धागे बराबर लंबाई के थे।
किसी का भी धागा एक अंगुल नहीं बढ़ा था। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक मंत्री बोला, बीरबल जी, लगता है आपकी चाल असफल हो गई। दूसरा हंस पड़ा, शायद माला हवा में उड़ गई होगी। अकबर भी थोड़े परेशान दिखे, लेकिन तभी बीरबल की आंखों में चमक आई। उसने धीरे धीरे कहा, जहां डर होता है वहां गलती भी होती है, और गलती ही सच का रास्ता खोलती है। बीरबल ने कहा, सब लोग अपने धागे जमीन पर रखते। सबने वैसा ही किया। वो एक एक धागा उठाकर नापने लगा। सभी समान थे, सिवाय एक धागे के, जो बाकी से थोड़ा छोटा था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मालिक, अब असली चोर सामने है। सभी दरबारी दंग रह गए। अकबर बोले, छोटा धागा? लेकिन मैंने तो सुना था बढ़ना था, घटा नहीं। बीरबल बोला, जहां डर होता है वहां दिमाग उल्टा चलता है। मैंने कहा था चोर का धागा बढ़ जाएगा, जबकि हकीकत में कोई जादू था ही नहीं। लेकिन असली चोर डर के मारे सोचता रहा कि उसका धागा बढ़ जाएगा। इसलिए उसने रात में धागे का थोड़ा हिस्सा काट दिया, ताकि सुबह वो बाकी के बराबर लगे। यही उसकी गलती थी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, यह धागा महल की मोती माला संभालने वाली दासी कमला का है। कमला के चेहरे से रंग उड़ गया। वो कांपते हुए बोली, नन्ही सरकार, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल ने कहा, सच कहो कमला, झूठ बोलना अब बेकार है। तुम्हारे कमरे में कल रात एक तेल का दिया देर तक जलता रहा, और वो वही कमरा है जहां से महल के गहनों का रास्ता जाता है। अकबर ने सख्त लहजे में कहा, सच बोलो कमला। कमला रो पड़ी, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। मेरे भाई की शादी थी, पैसे की कमी थी, इसलिए मैंने माला छिपाई थी। बेचने की नहीं, वापस करने की सोच रही थी। अकबर ने गुस्से में कहा, ऐसे अपराध को माफ नहीं किया जा सकता। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां गलती अनजाने में हो और पछतावा सच्चा हो, वहां माफी में ही इंसानियत है। अकबर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, माला वापस कर दो और अपने भाई की शादी राजकोष से करवाई जाएगी। पूरा दरबार मुस्कुरा उठा। कमला ने आंसू पोंछते हुए कहा, धन्यवाद बीरबल जी, आप सच में भगवान हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा दिमाग किसी मोती से कम नहीं। तुमने बिना तलवार के सच्चाई की जीत दिलाई। बीरबल मुस्कराया, जहां बुद्धि है वहां तलवार की जरूरत नहीं होती। जहां सच्चाई है वहां जादू अपने आप होता है। दरबारियों ने तालियां बजाई और लाल किले की हवाओं में फिर वही सुगंध फैल गई, सच्चाई और हंसी की। कहानी की सीख, मोरल, डर हमेशा इंसान से गलती करवाता है। सच्चाई का जादू किसी भी झूठ से ज्यादा ताकतवर होता है। बीरबल ने दिखा दिया कि बुद्धि और धैर्य से सबसे कठिन रहस्य भी सुलझ जाते हैं। जब बीरबल ने 4 चोरों की पहचान एक ही सवाल से की। एक सुबह लाल किले का दरबार हमेशा की तरह गुलाबों की खुशबू से भरा था, पर आज अकबर का चेहरा तना हुआ था। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने झुककर पूछा, महाराज, आज सुबह सूरज भी मुस्कुरा रहा है, फिर आपके माथे पर यह चिंता क्यों? अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, कुछ रातों से शाही खजाने से सोने की ईंटें गायब हो रही है। रात को पहरेदार तैनात रहते हैं, ताले सही सलामत है, पर सुबह एक ईंट कम मिलती है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। मंत्री बोले, जरूर कोई अंदर का आदमी होगा। किसी ने कहा, शायद कोई जिन या आत्मा हो जो रात को आता है। अकबर बोले, मैंने 4 लोगों पर शक किया है, लेकिन सबके सब साफ सुथरे मुंह लेकर खड़े हैं। चारों संदिग्ध दरबार में पेश किए गए। एक रहीम खान खजाने का रखवाला, हमेशा सीधी बातें करता था। 2 माधव महल का बढ़ी, जिसकी चाबी बनाना और ताले सुधारना काम था। 3 लालचंद महल का मुंशी, हिसाब किताब रखता था। 4 गुलाबू खजाने की सफाई करने वाला नौकर, भोला भाला चेहरा लेकिन आंखों में डर। अकबर बोले, बीरबल,
अब बताओ, इनमें से कौन चोर है? बीरबल मुस्कराए। महाराज, ये काम तलवार से नहीं, बुद्धि से होगा। मुझे आज रात का समय दीजिए। रात हुई। बीरबल चारों संदिग्धों को बुलाकर बोला, राजा ने कहा है, आज के बाद सच छिपा तो सजा मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। कल सुबह मैं बस एक सवाल पूछूंगा और उसी से चोर का नाम पता चल जाएगा। चारों हैरान। गुलाबू कांपते हुए बोला, एक सवाल से? ये कैसे मुमकिन है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बस याद रखना, कल जवाब देते वक्त झूठ मत बोलना। अगले दिन सूरज सुनहरी किरणें लेकर आया। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, चारों संदिग्ध सामने पंक्ति में। पूरा दरबार जिज्ञासा से भरा हुआ था। हर कोई सोच रहा था, आखिर बीरबल कौन सा सवाल पूछेगा? बीरबल उठे, मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैं अब केवल एक सवाल पूछूंगा। जो सच बोलेगा वही निर्दोष होगा, और जो झूठ बोलेगा उसका चेहरा खुद बयां कर देगा। बीरबल ने धीरे से पूछा, अगर आज रात वही चोर दोबारा चोरी करने जाए तो बाकी 3 क्या करेंगे? सवाल इतना अजीब था कि दरबारियों ने सोचा, इसका चोरी से क्या संबंध? पर बीरबल ध्यान से चारों चेहरों को देखने लगे। पहले रहीम खान बोला, मैं तो जाकर उसे पकड़ लूंगा बीरबल जी। बीरबल मुस्कुराए। फिर माधव बोला, मैं चोर को रोकने के लिए खजाने के ताले बदल दूंगा। बीरबल ने सिर हिलाया। लालचंद बोला, मैं राजा को खबर कर दूंगा कि चोर फिर आया है। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी। फिर गुलाबू की बारी आई। वो हकला गया, पसीना आने लगा। कहा, मैं भी जाऊंगा, देखूंगा वो कहा जा रहा है। बीरबल ने ताली बजाई। महाराज, मिल गया चोर। अकबर बोले, पर बीरबल, बाकी तीनों ने भी यही कहा कि वे चोर को पकड़ेंगे, तो फिर सिर्फ गुलाबू को क्यों पकड़ा? बीरबल बोले, महाराज, यही तो फर्क है डर के जवाब और सच्चे जवाब में। बाकी तीनों ने कल्पना में जवाब दिया, अगर चोर आएगा तो हम ऐसा करेंगे। पर गुलाबू ने कहा, मैं देखूंगा वो कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि उसे पता है चोर कहा जाएगा, क्योंकि वो खुद वहां जा चुका है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। गुलाबू के चेहरे से रंग उड़ गया। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, सच बताओ गुलाबू, क्या तुमने ही सोने की ईंटें चुराई? गुलाबू रो पड़ा, हुजूर, मेरे घर की हालत बहुत खराब थी। बीवी बीमार थी, मैंने बस एक ईंट चुराई थी, फिर हर रात एक और। अकबर बोले, तो बाकी 3 ईंटें कहाँ हैं? गुलाबू कांपते हुए बोला, मैंने उन्हें महल के पुराने कुएं के पास मिट्टी में गाड़ रखा है। सैनिकों ने जाकर देखा, सचमुच वहां 4 सोने की ईंटें दबाई हुई थी। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुमने तो एक सवाल में पूरी चोरी का राज खोल दिया। बीरबल मुस्कुराया, महाराज, झूठ बोलने वाला इंसान अपनी जुबान से नहीं, अपनी नजरों से पकड़ा जाता है। दरबार गूंज उठा, वाह बीरबल, वाह। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब नहीं। आज से तुम्हें राजबुद्धि रत्न की उपाधि दी जाती है। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, सच्चाई खोजने का असली इनाम तो यही है कि दरबार में न्याय हो गया। पूरा दरबार मुस्कुराने लगा और अकबर बोले, जिस दिन बीरबल नहीं होते उस दिन हमारा दरबार अधूरा होता है। 11 कहानी की सीख। मोरल, झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा अपने डर में फंस जाता है। बुद्धिमानी प्रश्न पूछने की कला है। सही सवाल ही सच को उजागर करता है। सच्चा न्याय तलवार से नहीं, समझ से मिलता है। दरबार की सुबह कुछ अलग सी थी। हवा में गुलाब और चाय की खुशबू घुली हुई, और अकबर के चेहरे पर अजनबी सावधानी का भाव था। आज महल के गेट पर एक अजीब खबर आई थी। शहर के सबसे अमीर व्यापारी रघुनाथ शर्मा का बहुमूल्य हीरा चोरियों में से गायब हो गया था, और चोरी के साथ एक चुनौती भरा संदेश दरबार तक पहुंच गया। जिसने हीरा चुराया है वो महल के सामने हर रोज रात को एक लाल गुलाब रखेगा, वरना हमारी लाशें बेइज्जत होंगी।
खबर ने पूरा शहर हिला दिया। रघुनाथ का परिवार रो रहा था। अकबर ने तुरंत अपने दरबार को सजाया और कहा, बीरबल, इस मामले की तह तक जाना होगा। ये सिर्फ चोरी नहीं, किसी की चालाक साजिश है। बीरबल ने अपनी आदत के मुताबिक हल्की सी मुस्कान दी। उसने दरबार में सभी को शांत कर इस तरह कहा, जहांपनाह, मुझे कुछ दिन दीजिए। मैं इस रहस्य को ऐसे सुलझाऊंगा कि चोर खुद अपनी हकीकत बताने पर मजबूर हो जाएगा। अकबर ने निश्चय किया, बीरबल, तुम्हारे पास जो भी योजनाएं हों, आज से लागू करें। और किसी भी हालत में उस व्यापारी के घर की इज्जत बनाए रखना। अगर ये साजिश है तो हम उसे उजागर करेंगे। पहला अध्याय, गुलाब और निशान। पहले ही रात को उस लाल गुलाब की घटना दोहराई गई। महल के मुख्य द्वार पर एक ताजा लाल गुलाब रखा मिला और उसी के पास मिट्टी पर छोटे छोटे घास के निशान थे। बीरबल ने गुलाब उठाकर सूंघा। उसने देखा कि गुलाब के पंखुड़ियों पर हल्की सी नीम के तेल की बूंदें चिपकी हुई थी। नीम के तेल? बीरबल ने सोचा, ये ऐसा तेल है जो अक्सर मंदिरों में दीपक जलाकर प्रयोग किया जाता है, पर यहां क्यों? बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि महल के सभी मंदिरों और पूजा स्थलों पर नजर रखी जाए। साथ ही उसने रघुनाथ के घर पर जाकर पूछा कि वे किस तरह के लोगों को अपने घर में बुलाते हैं। रघुनाथ बोला, हमारे घर पर बहुत से व्यापारी आते हैं, पर एक सज्जन, साधु स्वरूपी मेरे घर पर अक्सर आते हैं। नाम है हरिदास। वो मंदिरों का बहुत मान रखता है और कभी कभी हमारे घर के लिए दीपक और तेल भी लाता है। बीरबल के चेहरे पर एक चमक आई। उसने कहा, ठीक है, हरिदास से मैं कल मिलने जाऊंगा। दूसरा अध्याय, हरिदास की परछाई। हरिदास दरअसल एक रमणीय साधु थे, जिनकी आंखों में सदा शांति और मुस्कान रहती। लोगों के दिल उन्हें देखकर शांत हो जाते थे। बीरबल ने सावधानी पूर्वक उनसे बातचीत की। हरिदास ने बड़े प्रेम से कहा, बीरबल जी, मैं तो सिर्फ भगवान के काम आता हूं। मैंने कभी किसी हीरे की चोरी नहीं की। पर बीरबल ने देखा कि उनके हाथ पर गुलाब के पंखुड़ी के कण फंसे हुए थे। हरिदास ने तुरंत हाथ धो दिए और कहा, ये तो गलती से लगे होंगे। मैं कल मंदिर में पूजा के बाद कुछ तरु गिरे पत्ते उठा रहा था। बीरबल ने भीतर भीतर सोच लिया कि हरिदास को अभी संदेह से बाहर नहीं कर देना चाहिए। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वो रात में महल के पास छुपकर देखेगा कि कौन आता है और गुलाब रखता है। पर बीरबल ने गांव के एक छोटा सा नौजवान चंदन, जिसे वो विश्वास करते थे, महल के द्वार पर रख दिया कि अगर कोई आया तो उसे चुपके से पकड़ ले। चंदन उत्सुक था। उसकी आंखों में जज्बा था कि वो बीरबल की तरह बुद्धि और बहादुरी में आगे बढ़ेगा। तीसरा अध्याय, अंधेरी रात और शिकारी छाया। रात हुई। चंदन ने अपनी जगह पकड़ ली। आधी रात के बाद एक चुपचाप परछाई आई। वो धीमी चाल से चलती हुई थी, हाथ में एक लाल गुलाब लिए। चंदन ने उस पर कूदने की कोशिश की, पर परछाई अचानक ऊपर की तरफ झुककर एक कौशल भरा छल कर गई। परछाई के पीछे एक पतला सा व्यक्तित्व था और उसकी चाल में परिचित परिश्रम छलका रहा था। चंदन ने हवा में एक चिल्लाहट भींकी और भागने वाली परछाई की लांघ देखकर उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ का छोटा बेटा विभोर था। विभोर को पकड़कर महल में खींचा गया। उसका चेहरा पीला सा और आंखों में डर और घबराहट थी। अकबर की आंखें सख्त हो गई। रघुनाथ तुरंत बोला, महाराज, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? ये संभव नहीं है। विभोर बिखर पड़ा। उसने आंसू भरकर बताया कि उसे किसी ने धमकी दी थी। अगर तुमने अपने पिता के घर से हीरा नहीं निकाला तो तुम्हारी मां की इज्जत पर बड़ा आंच आएगा। बीरबल ने ध्यान से विभोर को देखा। बीरबल जानना चाहता था कि क्या विभोर सच कह रहा है या कोई चाल चल रहा है जो रघुनाथ के परिवार के ऊपर हीरा चुराने जैसा नाटक कर रहा था। उसने विभोर को कमरे में अकेला छोड़कर सोचा, सच्चाई कही और छुपी है। चौथा अध्याय,
साया और साजिश। अगले दिन बीरबल ने महल के पास के पुराने बाजार में जाकर पूछा, किसका व्यवसाय है जो रात में गुप्त तौर पर आने जाने में माहिर है? दुकानदारों ने नाम दिया। कुछ साल से यहां एक गिरोह सक्रिय है जिनकी मुखिया नूरबानो है, एक चालाक और खूबसूरत महिला जो अपने जुल्फों की तरह रहस्यों में घिरी रहती है। नूरबानो का नाम सुनते ही बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। खूबसूरती का भी अपना हथियार होता है और चालाकी का भी। बीरबल ने नूरबानो का पता लगाया और उसके आशियाने के बाहर छुप कर देखा। नूरबानो का अड्डा एक पुराने हवेली में था जहां कई रंगीन और खूबसूरत लोग आते जाते थे। पर बीरबल ने देखा कि वहां से कभी भी गुलाब की खुशबू निकलती थी और वहां दियों में वही नीम का तेल जला करते थे। बीरबल ने महसूस किया, नूरबानो और हरिदास का स्नेह संबंध कहीं न कहीं जुड़ा हुआ लग रहा था। पर वो सुनिश्चित होना चाहता था कि क्या वे मिलकर कोई साजिश कर रहे हैं या कोई बड़ा षड्यंत्र है जो विभोर को फंसा रहा है। 5वां अध्याय, माया, मोह और सच। बीरबल ने नूरबानो के हवेली में खुद को एक साधारण व्यापारी के रूप में छुपाकर भेजा। हवेली के आंगन में नृत्य और संगीत चल रहे थे, पर बीरबल की नजरों ने एक कोना देखा जहां नूरबानो और हरिदास चुपके से मिल रहे थे। उनकी बात सुनने के लिए बीरबल ने ध्यान से कान लगाए, पर हवा ने उनकी बात को भीड़ के शोर में छिपा दिया। बहरहाल बीरबल ने देखा कि नूरबानो हरिदास को एक छोटी पोटली सौंपी और हरिदास ने उसे लेते समय शर्म से सिर झुका लिया। पोटली पर कुछ पुरानी मोहरों के निशान थे जो सिर्फ उन लोगों के पास रहते थे जो रघुनाथ के पुराने व्यापारियों से जुड़े थे। बीरबल ने समझा, ये मामला व्यक्तिगत दुश्मनी से अधिक जटिल है। कुछ पुरानी वसूली, पुराने वादे और जाल के टुकड़े इसमें उलझे हैं। उसे यह भी लगने लगा कि विभोर को धमकी देने वाली आवाज असल में किसी और का कांटा हो सकती है और वो कोई इतना निकट है कि वह रघुनाथ के घर तक पहुंच सकता था। बीरबल ने नूरबानो की चालाक आंखों को ध्यान से परखा। वो खूबसूरत थी, पर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें भी थी। शायद उसके भी मन में कुछ ऐसा ही था जिससे उसे खुद डर था। 6वां अध्याय, बीरबल की फिरकी। बीरबल ने एक जाल बुनने की ठानी। उसने रघुनाथ के घर पर एक नकली हीरे जैसा आभूषण रखवाया जो बाहर से असली लगने वाला था पर अंदर खोखला। उसने कहा, यदि चोर है तो वो फिर कभी कोशिश करेगी और उसी समय हम समझ जाएंगे कि असली चोर कौन है। साथ ही बीरबल ने महल के सभी दरवाजों पर खुफिया पहरे भी लगा दिए और नूरबानो के हवेली की तरफ मोहताज कुछ भरोसेमंद लोगों को भेजा। रात आई। उसी रात फिर महल के द्वार पर लाल गुलाब रखा गया और इस बार चोर इतना निर्लज्ज था कि उसने हीरे के नकली बक्से को उठाकर ले जाने की कोशिश की। पर जैसे ही वो बक्सा उठाया गया, महल के अंगरक्षकों ने घेर लिया और नूरबानो की एक महिला सहयोगी पकड़ी गई। वो कांप उठी, पर उसने कुछ बोलते हुए गिरा दिया कि मैं तो केवल कुर्सी पर बैठकर आदेश लेकर चलती थी। असली शैतान किसी और का नाम है। बीरबल ने तब एक बड़ा फैसला लिया। उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि असली हीरा अब महल की सुरक्षित अलमारी में रखा जाएगा, पर उसकी नकल को किसी खबरदार को दिखा दिया जाएगा कि असली हीरा किसी भी कीमत पर लौट आएगा। ये खेल चोर को नष्ट कर देगा या उसे गलती करने के लिए मजबूर कर देगा। 7वां अध्याय, खुलासे की बेला। फिर एक रात उसी महान नाटक के बाद चोर ने फिर से हमला किया, पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ सैनिक भी थे जिनकी चालाकी और संगठन देखकर बीरबल चौंक उठा। वे लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे थे कि मामला बड़ा लगे। और तभी बीरबल ने देखा कि उन सैनिकों की पगड़ी पर एक खास बैज था, रघुनाथ के घरेलू सैनिकों की यूनिफॉर्म जैसी। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, रुक जाएं, और स्वयं अंदर दौड़ा। अंधेरी गलियों में जब तलवारें चमकी और धुएं की परतें उठीं, तब बीरबल ने अपने बुद्धि के जाल से एक एक करके उन लोगों की योजनाओं को नापा और बेनकाब किया। अचानक बीच में खड़ा रहकर उसने घोषणा की,
जो लोग इन घरेलू वर्दियों में छिपकर चोरी कर रहे हैं, वे वही लोग हैं जो रघुनाथ के अपने पुराने साथी थे, जिन पर रघुनाथ ने एक पुराने विवाद में भला-भला कहने के बजाय उसे सामाजिक अपमान पहुंचाया था। वो विवाद क्या था, ये सुनने के लिए दरबार चुप हो गया। बीरबल ने विस्तार से बताया कि कैसे व्यापारिक समझौते और कानूनी दस्तावेजों में धोखा हुआ था और कैसे कुछ लोगों ने मिलकर बदला लेने का निर्णय किया था। पर बीरबल ने यह भी कहा कि बदला लेना गुनाह है और इसे सामर्थ्य व विवेक से दबाया जाना चाहिए। 8वां अध्याय, विभोर की सच्चाई। अब बीरबल ने विभोर से एक एक सवाल बड़े ही शालीनता से किए। विभोर ने रोते हुए बताया कि उसे डराया गया था, क्योंकि किसी ने उसे काले झूठे प्रमाण दिखाकर कहा था कि उसके पिता ने उसकी मां के सम्मान को बेच दिया है। विभोर पर दबाव डालकर चोरों ने उसे रात में गुलाब रखने और नई धमकियां देने के लिए मजबूर किया था। बीरबल ने विभोर की आंखों में छुपे दर्द को महसूस किया और उसने विभोर को दिलासा दिया, बेटा, सच्चाई की आग सब कुछ साफ कर देगी, डरना नहीं। विभोर की मासूमियत ने दरबार के कई लोगों को अंदर तक हिला दिया। रघुनाथ ने बेटे को गले लगा लिया और कहा, मैंने जो कुछ भी किया सब तुम्हारे भविष्य के लिए था, पर यदि मेरी वजह से तुम्हें दर्द पहुंचा है तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। रघुनाथ की आंखों में पछतावा और खेद का मेल साफ दिखाई दिया और उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। अकबर ने कह सुनाया, हमें अपनी भूलें स्वीकार करनी चाहिए, पर पापों का हिसाब करना भी जरूरी है। और फिर बीरबल ने न्याय को बुद्धि और इंसाफ से मिलाया। चोरों को पकड़ा गया, पर उन्हें सार्वजनिक कलंक स्थान पर समाजातिर शिक्षा के कार्यों में लगाकर उनकी जिंदगी सुधारी गई, ताकि कोई और परिवार धार्मिक या आर्थिक बदले की वजह से तबाह न हो। 9वां अध्याय, नूरबानो का अंतर्मन। नूरबानो, जो शुरुआत में चालाक और निर्दयी दिखी थी, असल में एक ऐसा किरदार निकली जिसकी पीड़ा और मजबूरी किसी से कम नहीं थी। उसने खुलासा किया कि वह भी अतीत में छल का शिकार हुई थी और जीवन में उठे धोखे ने उसे जीवन की कठोर सच्चाइयों में धकेल दिया। उसके आंसुओं में वो दर्द था जो किसी नेता की शक्ति के सामने भी घुट जाता है। बहरहाल बीरबल ने नूरबानो को मौका दिया। उसे समाज के एक छोटे से बाजार के सुधार कार्यक्रम में लगाने का निर्णय लिया, ताकि उसकी कला और बुद्धि का उपयोग लोगों की मदद में हो सके। नूरबानो ने अपनी किए पर अफसोस जताया और कहा, मुझसे जो भी हुआ वो मेरी कमजोरी थी, पर अब मैं वही शक्ति बनकर दूसरों की सहायता करूंगी। उसकी आंखों में एक नई चमक आई, प्रेम और आत्मशुद्धि की। 10वां अध्याय, प्रेम की एक किरण। कहानी में एक छोटा सा रोमांटिक मोड़ भी आया। चंदन, जो पहले बीरबल का छोटा नौजवान था, उसने नूरबानो के हवेली में कई बार देखा था कि नूरबानो के चेहरे पर मृदु मुस्कान आती है, जो उसके दिल को स्पर्श करती थी। चंदन की मासूमियत और ईमानदारी ने नूरबानो के कठोर दिल में नरमी ला दी। एक दिन उसने चंदन को कहा, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे डरा दिया है, पर अब तुम ही मेरी सच्चाई हो। क्या तुम मेरे साथ इस नए जीवन में साथ दोगे? चंदन ने शर्मा कर कहा, मैं किसी नेक काम के लिए हरदम तैयार हूं। उनका यह प्रेम गुप्त पर ईमानदार था और बीरबल ने हंसते हुए इसे आशीर्वाद दिया। जहां प्यार ईमानदार हो, वहां बदलकर नूर भी गुलाब बन जाती है। अंतिम अध्याय, सच्चाई और नया आरंभ। अंतः महल में फिर से शांति लौट आई। रघुनाथ ने अपने व्यापारिक अनुचित कदमों को सुधारने का संकल्प लिया और विभोर के साथ मिलकर समाज के लिए कुछ दान निधियां और शिक्षा कोष बनाए। नूरबानो ने अपने गिरोह को छोड़कर गांव में एक शिक्षा केंद्र खोला, जहां वह महिलाओं को हुनर सिखाती और आत्मनिर्भर बनाती। चंदन और नूरबानो ने मिलकर उस केंद्र का संचालन किया और उनकी जोड़ी गांव के लोगों में उम्मीद की किरण बन गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की खुले दिल से प्रशंसा की। उसने कहा, बीरबल, तुमने सिर्फ हीरा नहीं ढूंढा, तुमने एक टूटे हुए समाज के टुकड़ों को जोड़कर नया जीवन दिया। बीरबल ने सरलता से उत्तर दिया, जहां पनाह,
असली हीरे तो इंसान के दिल में होते हैं। यदि हम उन्हें संभालें, उनका प्रकाश अनमोल बन जाता है। दरबार में सभी ने तालियां बजाई। पुरानी गलतियां सुलझ गई और नए नियम लागू हुए कि किसी की इज्जत और सम्मान पर चोट पहुंचाने वाले कामों को समाज नहीं सहारा देगा, बल्कि लोगों को सुधारने और शिक्षित करने का रास्ता अपनाया जाएगा। कहानी का अंत एक हल्की सी कविता के साथ हुआ, जो बीरबल ने खुद सुनाई। सच का दीपक अगर दिलों में जले, तो दिखेगा रोशन मार्ग हर कले। झूठ की आंच चाहे तेज क्यों न हो, सच्चाई की छाया से घिरा हर घर हो। कहानी का संदेश। ये लंबी कहानी हमें सिखाती है कि राष्ट्र और समाज की रक्षा सिर्फ पकड़ धकड़ से नहीं होती, बल्कि समझ, संघर्ष और सुधार से भी होती है। जहां दर्द होता है, वहां संवेदना की जरूरत है, और जहां गलती होती है, वहां शिक्षा और सुधार की राह अपार है। प्रेम, ईमानदारी और क्षमा में वो शक्ति होती है जो समाज को फिर से जोड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, बीरबल जैसा बुद्धिमान दोस्त यदि साथ हो, तो कोई भी रहस्य हल किया जा सकता है, पर उसका हल भी इंसानियत पर टिका होना चाहिए। बीरबल और वो बोलने वाला गधा। मुगल दरबार में हल्की हलचल थी। बादशाह अकबर अपने सोने के सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर रंगीन परिधान में दरबारी बैठे बातें कर रहे थे। तभी बाहर से ढोलन गाड़ों की आवाज आई। एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। हुजूर, बाहर एक आदमी गधे के साथ खड़ा है और कह रहा है कि उसका गधा बोल सकता है। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या कहा? बोलने वाला गधा? ये तो बड़ी अजीब बात है। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई हंसा, कोई हैरान रह गया। बादशाह ने आदेश दिया, उसे अंदर बुलाओ। थोड़ी देर में एक दुबला पतला आदमी अंदर आया। साथ में उसका गधा भी था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन आंखों में चालाक चमक थी। उसने झुककर सलाम किया। जहां पनाह की जय हो। मेरा नाम है भिखुदास, और ये मेरा प्यारा गधा है नंदू। ये बोल सकता है हुजूर। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए। भिखुदास, अगर तुम्हारा गधा बोल सकता है तो इसे बुलवाओ। चलो, हम सब सुनते हैं। भिखुदास ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और ऊंची आवाज में बोला, नंदू, बोलो, बादशाह सलामत को सलाम करो। गधे ने अचानक ढैंचू की आवाज निकाली। ढेंढे। दरबार में ठहाका गूंज उठा। कुछ दरबारी तो कुर्सी से गिरते गिरते बचे, लेकिन भिखुदास बोला, हुजूर, यही इसका सलाम करने का तरीका है। ये अपनी भाषा में सलाम कहता है। अकबर को हंसी तो आई, पर उन्होंने सोचा, यह आदमी झूठा भी हो सकता है या चालाक भी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मुझे एक दिन दीजिए। कल तक मैं पता लगाऊंगा कि ये गधा सच में बोलता है या नहीं। उस रात बीरबल ने उस गधे को अपने घर मंगवाया। भिखुदास ने कहा, देखिए बीरबल जी, गधे को परेशान मत कीजिएगा। ये सिर्फ अच्छे लोगों से बात करता है। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है, कल दरबार में इसका सच सबके सामने आ जाएगा। फिर बीरबल ने अपने नौकर से कहा, इस गधे को अच्छे से चारे में मिलाकर कुछ खास मिलाओ। नौकर ने पूछा, क्या मिलाना है मालिक? बीरबल बोले, बस थोड़ा सा नमक, ज्यादा नहीं। गधे को वो नमकीन चारा दिया गया और फिर बीरबल ने कहा, अब से यहां छोड़ दो और सुबह तक किसी को इसके पास न आने देना। सुबह जब दरबार सजा, अकबर उत्सुकता से बोले, तो बीरबल, क्या रहस्य पता चला? क्या सच में वो गधा बोल सकता है? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, आज खुद सबके सामने गधा बोलेगा। भिखुदास भी वहां मौजूद था। उसका चेहरा थोड़ा डर से पीला पड़ गया। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं केवल एक चीज करना चाहता हूं। जो भी व्यक्ति सच बोलता है, गधा उसके कान में जाकर फुसफुसाएगा। जो झूठा होगा, उसके पास जाकर कुछ नहीं बोलेगा। अकबर बोले, ठीक है,
चलो देख लेते हैं। बीरबल ने दरबारियों को पंक्ति में खड़ा किया। पहले दरबारी का नंबर आया। वो झुका, गधे के कान में कुछ बोला। गधा शांत रहा। दूसरे ने बोला, कुछ नहीं हुआ। तीसरे ने बोला। तभी गधे ने जोर से ढेंढे किया। सारे दरबारी चौंक गए। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, ये वही दरबारी है जिसने कल रात गधे को चोरी छिपे छुआ था। वो दरबारी घबरा गया। नहीं हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने गधे के शरीर पर नमक लगाया था। जो कोई उसे छुएगा उसके हाथ पर नमक की गंध रह जाएगी, और तुम्हारे हाथों से वही गंध आ रही है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने दरबारी को घूरा। अरे, तो तुमने सच में गधे को छुआ था? दरबारी बोला, जहांपना, मैं तो बस देख रहा था कि क्या गधा सच में बोलता है। भिखू दास की पोल खुली। अब अकबर ने भिखू दास से कहा, अब तुम्हारा नंबर है। गधा तुम्हारे सच और झूठ का फैसला करेगा। भिखू दास कांप गया। उसने गधे के पास जाने में हिचक दिखाई, पर बीरबल ने कहा, जाओ, डर क्यों रहे हो? बोलो नंदू से। भिखू दास ने गधे के कान में कुछ कहा और गधा चुप रहा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यही असली झूठा है। अकबर बोले, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि इसका गधा कभी बोला ही नहीं। ये सब नाटक था। कल रात जब मैंने इसे अकेला छोड़ा तो ये खुद भागकर गधे से मिलने आया था, पर मेरे पहरेदारों ने देख लिया। ये चाहता था कि कोई जादू कर दिखाए। भिखू दास गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो हुजूर, मैं तो बस अपने गधे के दम पर पैसे कमाना चाहता था। अकबर ने हंसते हुए कहा, और तुमने सोचा कि दरबार को मूर्ख बना लोगे? अकबर का फैसला। अकबर ने आदेश दिया, भिखू दास को सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन उसे 500 कोड़े नहीं, 500 चांदी के सिक्के देने होंगे, वो भी ईमानदारी से मेहनत करके, ताकि ये सीखे कि चालाकी से नहीं, ईमान से जीवन चलता है। भिखू दास रोते हुए बोला, हुजूर, आपकी दया की मिसाल नहीं। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, आज दरबार में गधा नहीं, इंसान बोला है, और सच्चाई सबसे ऊंची रही। कहानी का मजेदार मोड़। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद फिर वही गधा दरबार में दिखा। इस बार गधे के मुंह में गुलाब का फूल था। बीरबल ने हैरानी से पूछा, ये क्या बात है? भिखू दास बोला, हुजूर, अब ये सिर्फ सच्चे लोगों के सामने फूल देता है। दरबार में हंसी के ठहाके गूंज उठे। अकबर बोले, तो इसका मतलब है कि अगली बार अगर बीरबल के हाथ में फूल हुआ तो हम जान लेंगे कि वो सबसे सच्चे हैं। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, आपके सामने झूठ बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। अकबर मुस्कुराए, और तुम्हारे बिना दरबार वैसा ही है जैसे बिना धूप का दिन। अंतिम दृश्य। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। गधा ढेंडे करता हुआ उछलने लगा, जैसे खुद अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया हो। बीरबल ने हल्के से कहा, हुजूर, देखिए, अब सचमुच बोलने लगा है। खुशी में सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। और अकबर बोले, आज का दिन हम हमेशा याद रखेंगे, जब एक गधे ने हमें सिखाया कि सच बोलने वाला कभी गधा नहीं होता। कहानी का संदेश। सच बोलने वाला हमेशा सम्मान पाता है, और झूठ बोलने वाला चाहे जितना चालाक हो, अंत में उसकी पोल खुल ही जाती है। जब बीरबल ने 3 मिनट में पूरे दरबार को मौन करा दिया। एक दिन बादशाह अकबर अपने आलीशान दरबार में बैठे थे। चारों ओर सुगंधित धूप की महक फैली थी। संगीतकार राग छेड़ रहे थे और दरबारी हंसी मजाक में मशगूल थे। तभी अकबर के चेहरे पर शरारती मुस्कान आई। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम पूरे दरबार को सिर्फ 3 मिनट में पूरी तरह चुप करा सकते हो? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजकवि ने कहा, जहां हम बोलने वाले हों वहां मौन कैसे हो सकता है? सेनापति बोला, जहां बीरबल है वहां तो हर बात का उल्टा जवाब मिलेगा, मौन नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो फिर बीरबल,
अब ये तुम्हारा काम है। अगर तुमने पूरे दरबार को 3 मिनट में शांत कर दिया तो आज से तुम्हारा नाम मौन मंत्री रख दूंगा। बीरबल मुस्कुराए, झुककर बोले, जहां बादशाह का हुक्म हो वहां मौन भी बोलेगा, हुजूर। बीरबल उठे और धीरे धीरे दरबार के बीच आ गए। सबकी निगाहें उन पर टिक गई। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, कोई बीच में बोलेगा नहीं। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने जेब से एक छोटी सी पोटली निकाली जिसमें कुछ चमकीली चीजें थी। सब दरबारी सोचने लगे, अब ये क्या जादू दिखाने वाला है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इन चमकती चीजों में से सिर्फ एक असली हीरा है, बाकी नकली। जो भी बोलेगा उसे वही दूंगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उन पत्थरों पर टिक गई। कोई बोले तो असली हीरा मिल जाए और कोई बोले तो शायद पकड़ा जाए। पहला मिनट शुरू हुआ। बीरबल ने पोटली खोली और सबके सामने 5 चमकदार रत्न रख दिए। उन्होंने कहा, यह रहा मौन का खेल, जो बोलेगा वो हीरा खो देगा। सेनापति का गला सूख गया। कवि ने होंठ दबा लिए। राजगुरु की मूंछें कांप रही थी, लेकिन मुंह बंद था। बीरबल धीरे धीरे दरबार के बीच घूमे और बोले, देखिए कैसे बोलने वाले आज चुप है। लालच ने सबकी ज़बानें सीधी। अकबर ने मुस्कुराकर देखा। सचमुच पूरा दरबार एकदम शांत था। अब बीरबल ने कहा, पर यह मौन अभी अधूरा है। अब मैं डर का मौन लाऊंगा। उन्होंने पोटली से एक नकली सांप निकाला, लकड़ी से बना, लेकिन दिखने में बिल्कुल असली। जैसे ही बीरबल ने उसे हवा में उछाला, दरबारी उछल पड़े, मगर बोले नहीं। बीरबल ने कहा, वाह, देखिए दरबारियों का मौन। अगर कोई बोलेगा तो ये सांप उसी की गोद में जाएगा। अब तो सब और ज्यादा शांत हो गए। अकबर भी हंसी रोककर बैठे थे। दरबार का नजारा बड़ा मजेदार था। बीरबल ने तीसरे मिनट के लिए कहा, अब आखिरी मौन, शर्म का मौन। उन्होंने राजकवि से कहा, कवि जी, ये कागज पढ़िए जरा। कवि ने कागज देखा। उस पर लिखा था, जो बोलेगा वो इस दरबार में सबसे बड़ा झूठा कहलाएगा। अब तो सबकी सांसें थम गई। कौन बोले? अगर बोले तो झूठा कहलाए। तीसरा मिनट बीता और दरबार में सुई गिरने की आवाज तक आने लगी। 3 मिनट पूरे हुए। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, 3 मिनट बीत गए। अब आपका दरबार पूरा मौन हो चुका है। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने तो वाकई असंभव को संभव कर दिखाया। मगर बताओ कैसे? बीरबल मुस्कुराए। जहां इंसान का लालच, डर और शर्म तीनों एक साथ हो, वहां जुबान अपने आप बंद हो जाती है। बस वही मैंने किया, हुजूर। अकबर हंसते हुए बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि जुबान को बंद करने के लिए शब्द नहीं, समझदारी चाहिए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा, लेकिन इस बार भी किसी ने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा। सब अब भी थोड़े मौन थे। बीरबल ने हंसकर कहा, हुजूर, अगर अब इजाजत हो तो मैं दरबार को फिर से बोलने की अनुमति दूं। अकबर ने कहा, दे दी, लेकिन कैसे करोगे? बीरबल ने कहा, अब मैं लालच हटा दूंगा। उन्होंने पोटली के रत्न सबको दिखाए और बोला, ये सब नकली है। बस फिर क्या था? पूरा दरबार ठहाकों से फट पड़ा। राजकवि, सेनापति, वजीर सब हंसी रोक नहीं पाए। अकबर खुद इतने हंसे कि ताज तिरछा हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, आज से तुम सिर्फ बुद्धिमान मंत्री नहीं, बल्कि मौन मंत्री भी कहलाओगे। बीरबल ने झुककर कहा, जहां मौन बोले और हंसी सुनी जाए, वही असली दरबार होता है, हुजूर। मोरल बटा सीख, कभी कभी जुबान को बंद करने के लिए ताकत या सजा नहीं, बल्कि समझदारी, मनोविज्ञान और समय की पकड़ चाहिए। लोगों को चुप कराने का सबसे असरदार तरीका है उनकी सोच को अपने शब्दों से बांध देना। और याद रखो, मौन भी एक जवाब है,
अगर